19 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ, ਚੰਗਾ ਖਿਡਾਰੀ ਸੀ, ਪਰ ਨਸ਼ਾ ਜਿੱਤ ਗਿਆ। ਤਰਸੇਮ ਸਿਆ ਇਹ ਸੱਗ ਦਾ ਸੇਕ ਤਾਂ ਘਰ ਘਰ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਪਰ ਬਸ ਹੁਣ ਹੋਰ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਸਖਤ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਵਿਕੂਗਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵੜਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊ। ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਏਗਾ। ਵਾਅਦਾ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ नशा मुक्त करके रहेंगे। यूपी में एटीएस ने पकड़े अलकायदा के 4 आतंकी, बहुत बड़ी साजिश को किया नाकाम। सुप्रीम कोर्ट के वकील से सुनिए अलकायदा के आतंकियों की खौफनाक साजिश की कहानी। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज, आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। भारत में घुसपैठ और घुसपैठियों की जो समस्या है वो दिन पर दिन कम होने के बजाय बढ़ती जा रही है। अब बिहार में अगर एसआईआर का आदेश दे दिया जाए तो आप जानते ही हैं कैसे बवाल होता है, और अगर ये रिवीजन पूरे देश में हो, इसकी मांग उठे, तो सोचिए विपक्षी दल के नेता फिर किस तरीके से बवाल काट सकते हैं। लेकिन ये जरूरी क्यों है, इसका अंदाजा आप इसी से लगाइए कि घुस जाते हैं, जो सीमा से जुड़े हुए जो पूरे राज्य हैं उनमें एंट्री कर जाते हैं घुसपैठिए, और फिर अपने काले मंसूबों को अंजाम देते हैं। मैं आपको नोएडा की एक खबर बताती हूं। नोएडा में अलकायदा के 4 आतंकवादियों के गिरफ्तार होने की खबर मिली है, और ये देश में एक बड़ी साजिश को अंजाम देने की फिराक में थे। अब बताइए, किसी बड़ी घटनाक्रम का, किसी बड़ी घटना का इंतजार किया जाए और उसके बाद जब उनका पता लगाया जाए उसके बाद माथा पीटा जाए कि भाई ये तो वहां के थे और ये तो वहां के थे। असम के मुख्यमंत्री लगातार कोशिश कर रही हैं, हम देख रहे हैं कि और भी राज्यों के मुख्यमंत्री कोशिश कर रहे हैं कि घुसपैठ पर लगाम लगे, लेकिन ये दूसरे देशों से आना, भारत को नुकसान पहुंचाना, और फिलहाल तो देखिए अलकायदा के जो 4 आतंकवादी मिले हैं, कुल मिलाकर देखा जाए तो ये बहुत ज्यादा गहनता का विषय है, चर्चा का विषय है और चिंता का विषय है। और इसीलिए आज इस पर चर्चा करने के लिए मैं आपके सामने हाजिर हूं। मेरे साथ सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता अश्वनी उपाध्याय जी मौजूद हैं। स्वागत है सर आपका। सर, देश के अंदर एक बड़ी साजिश करने की कोशिश में थे, मतलब अंजाम देने की पूरी फिराक में थे। नोएडा से हालांकि उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। मैं एक मुजफ्फरनगर का केस पढ़ रही थी, यहाँ पर 3 ऐसे ब्रेन वॉश रेडिकलाइज लड़के मिले, नदीम और ऐसे मानेशेर ऐसे कुछ करके उनका नाम था। वो अटैक करने की कोशिश में थे, वो ब्रेन वॉश थे, वो कोई पुराना वायरल वीडियो पाकिस्तान का कांवड़ यात्रा के बीच में लोगों को दिखा रहे थे ताकि वहां पर एक अलग ही माहौल बने। कैसे निपटेगी पुलिस? जगह जगह अब आपके माइंड में क्या चल रहा है, मेरे माइंड में क्या चल रहा है, पुलिस कैसे पकड़ेगी इस चीज को? इन चीजों पर लगाम कैसे लग सकती है? देखिए, हमारे पूर्वज कहते थे, ना रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। अगर बांसुरी बज रही है तो बांसुरी की आवाज़ रोकना है तो आपको बांस को ख़त्म करना पड़ेगा। आज मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ संविधान की शपथ लेने वाले माननीय सांसदों, विधायकों, मंत्रियों और ख़ासतौर पे माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजों से पूछता हूँ कि यदि कोई किताब आतंकवाद को प्रमोट करती हो तो क्या भारत का संविधान उसको भारत में पढ़ाने की इजाज़त देता है? यदि कोई किताब अलगाववाद को प्रमोट करती हो, कोई किताब हत्या को प्रमोट करती हो, कोई किताब बलात्कार को प्रमोट करती हो, कोई किताब दूसरों के प्रति नफरत सिखाती हो, तो क्या भारत का संविधान उस किताब को भारत के स्कूलों में पढ़ाने की इजाज़त देता है? इस पे गंभीरता के साथ चर्चा करना पड़ेगा। जब तक आप रूट काज पे नहीं जाओगे, आखिर वो सोच कहाँ से पैदा हो रही है? वो 3 लड़के रेडिकलाइज होके फर्जी वीडियो दिखा के लोगों की भावना क्यों भड़काना चाहते हैं? वो भी कांवड़ यात्रा के दौरान। ये जो आगरा में पकड़े गए, नोएडा में पकड़े गए, ये भी 20 साल 22 साल ऐसे लड़के हैं, 20 साल 22 साल के। तो वो कौन उनको ट्रेनिंग दे रहा है? क्या वो विदेश में पढ़ के आए या भारत में पढ़ के आए? और भारत में पढ़े तो कौन सी किताब पढ़े, भारत में पढ़े तो कौन सी स्कूल में पढ़े? मैं पहले भी कई बार कह चुका हूं, जिसको हम रिलीजन कहते हैं, पहले तो आप ये समझिए कि वो रिलीजन की आड़ में कहीं अधर्म तो नहीं प्रमोट किया जा रहा है। भारत में 2 ही शब्द होता था, धर्म और अधर्म। ये रिलीजन शब्द विदेशी शब्द है। रिलीजन मतलब मजहब। लोग इसे ही धर्म समझते हैं, उसका धर्म समझ रखे हैं। भारत का संविधान धार्मिक स्वतंत्रता देता है, मजहब की पूर्ण स्वतंत्रता नहीं देता। और खास तौर पे यदि किसी किताब में, रिलीजियस किताब में, किसी मजहबी किताब में नफरत लिखी हो, छुआछूत उसको प्रमोट करने वाली किताब हो, दूसरों के प्रति हत्या बलात्कार प्रमोट करने वाली किताब हो, उसको भारत का संविधान इजाजत नहीं देता।
भारत का संविधान आर्टिकल 25 फ्रीडम ऑफ रिलीजन देता, फ्रीडम ऑफ कन्वर्जन नहीं देता। संविधान का आर्टिकल 30 स्कूल खोलने की इजाजत देता है, ऐसा स्कूल खोलने की इजाजत नहीं देता जहां पे दूसरों के प्रति नफरत सिखाई जाए। तो जब तक इसके जड़ पे नहीं जाएंगे तब तक ठीक नहीं होगा। घर में शांति तभी होती है जब घर में संस्कार अच्छा हो और घर में खौफ भी हो। बच्चे तभी अच्छे होते हैं, माँ का संस्कार, माँ का प्यार और पिता का खौफ, तभी ठीक चलता है। दुर्भाग्यवश हमारे देश में संविधान मजहब के आधार पर विभाजन हो गया 1975 में। इसके बावजूद मजहब के आधार पर नियम चल रहा है, मजहब के आधार पर कानून चल रहा है, मजहब को प्रमोट करने के लिए हजारों करोड़ रुपए खर्च हो रहा है, मजहब के आधार पर लोन चल रहा है, मजहब के आधार पर वजीफा चल रहा है, मजहब के आधार पर स्कूल चल रहा है, मजहब के आधार पर कॉलेज चल रहा है, जबकि कहते हैं भारत तो सेकुलर देश है। अच्छा चलो, मजहब के आधार पर चल भी रहा है तो समझ में आ रहा है, लेकिन आज तक जो मजहबी किताबें हैं, जो रिलीजियस बुक्स हैं, उनको रिव्यू नहीं किया गया। सबसे पहली जरूरत है एक एक्सपर्ट कमेटी बने, एक जुडिशियल कमीशन बने, उसमें एजुकेशनिस्ट हों, धर्मगुरु भी हों, सारे मजहब के हों, और सब लोग बैठ के एक एक किताब को, मैं तो कह रहा हूं सबको पढ़ो, वेद को पढ़ो, पुराण को पढ़ो, महाभारत को पढ़ो, रामायण को पढ़ो, सारी हदीसों को पढ़ो, कुरान को पढ़ो, बाइबल, सबको पढ़ो। और अगर किसी भी किताब में कोई ऐसी बात लिखी हो जो संविधान के खिलाफ है, जो मानवता के खिलाफ है, जो ह्यूमैनिटी के खिलाफ है, जो नेचर के खिलाफ है, उस किताब को बैन करो। ना उस पूरी किताब को बैन करो तो कम से कम उसके कुछ पन्नों को जहां ऐसी बातें लिखी हैं उनको बाहर निकालो, और या उसका सही से इंटरप्रिटेशन बताओ। आखिर यंग लड़के रेडिकलाइज क्यों हो रहे हैं? आखिर ढोल गवार शूद्र पसुनारी के ऊपर विवाद हुआ तो बहुत सारे धर्मगुरु आए, उन्होंने बोला भाई ढोल गवार शूद्र पसुनारी का मतलब ये नहीं होता, ये होता है। हुआ ना? मनुस्मृति के बहुत सारे श्लोकों पे विवाद हुआ, चर्चा हुई, तो चर्चा होने के बाद बहुत सारे धर्मगुरु आए, उन्होंने बोला नहीं नहीं, आप जो इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं ये नहीं, उसकी इंटरप्रिटेशन ये है। बिल्कुल। तो जब वेद की समीक्षा हो सकती है, उपनिषदों की समीक्षा हो सकती है, आपके महाभारत की समीक्षा हो सकती है, वाल्मीकि रामायण की समीक्षा हो सकती है, रामचरितमानस की समीक्षा हो सकती है, तो बाकी मजहबी किताबों की समीक्षा क्यों नहीं होनी चाहिए? अगर बार बार ये हो रहा है कि नहीं आतंकवादी आ रहे हैं, एक पर्टिकुलर आइडियोलॉजी के अंतर्गत आ रहे हैं, वो आइडियोलॉजी सिखा कौन रहा है? पेट में तो कोई सीख के नहीं आता, पेट में सारे बच्चे होते, पेट में ना कोई हिंदू होता है, ना मुसलमान होता है, ना पारसी होता है, ना ईसाई होता है। अल्टीमेटली पेट के बाहर आने के बाद वो हिंदू बन जाता है, मुसलमान बन जाता है, पारसी बनता है, ईसाई बनता है, यहूदी बनता है। तो पेट के आने के बाद अगर पर्टिकुलर किसी एक कम्युनिटी में ज्यादा रेडिकलाइजेशन फैल रहा है, ज्यादा वहां से रेडिकल्स निकल रहे हैं, ज्यादा वहां से आतंकवादी निकल रहे हैं, तो उसको देखना पहली बात उसी कम्युनिटी के लोगों का काम है। कायदे से उसी कम्युनिटी के जो रिलीजियस लोग हैं वो देखें कि भैया क्या दिक्कत है, हमारी कम्युनिटी में ऐसी क्या दिक्कत है, क्योंकि फिर सब संदेह के घेरे में है, सब संदेह घेरे, कह दे तो बुरा लग जाएगा। भाई एक बात आपको समझना पड़ेगा कि एक इंजीनियर आतंकवादी क्यों बन जाता है? सॉफ्टवेयर इंजीनियर आतंकवादी बन गया, साइंटिस्ट आतंकवादी बन गया, कलेक्टर कन्वर्जन करा रहा है, उद्योगपति कन्वर्जन करा रहा है। यहाँ पे नोएडा में यूपी का एक सीनियर आईएएस ऑफिसर वो ऑफिस में ही अपने कन्वर्ट किया करता था। क्यों, कैसे कर रहा है? अभी पकड़े गए कई स्कूलों के मैनेजर पकड़े गए हैं, वो कन्वर्जन करा रहे थे। गाजियाबाद में एक इंस्पेक्टर पकड़ा गया, वो छांगुर बाबा का एजेंट के रूप में काम करता था। आखिर क्या कारण है कि वो हवलदार है, चाहे वो थानेदार है, चाहे वो तहसीलदार है, चाहे वो पेशकार है, या डॉक्टर है, या इंजीनियर है, या प्रोफेसर है, कोई अफजल गुरु बन जा रहा है, कोई याकूब मेनन बन जा रहा है, कोई कुछ हो रहा है, कोई कुछ हो रहा है? ऐसा क्या? कौन सी वो किताब है? और जिस किताब को पढ़ने के बाद डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, कलेक्टर, कप्तान, पेशकार, तहसीलदार ऐसे रेडिकलाइज हो जा रहे हैं, तो क्या उस किताब को पढ़ाना, उस किताब को कंटिन्यू करना, ये भारत तो छोड़िए, क्या मानवता के हित में है क्या? ये इस चीज को सांसद, विधायक, मंत्री इसको अच्छी तरीके से सोचें। मेरा ये मानना, ऐसे विषय पे संसद में चर्चा होनी चाहिए, ऐसे विषय पे विधानसभा में चर्चा होनी चाहिए। और इसलिए चर्चा होनी चाहिए ताकि पक्ष विपक्ष का जो रुख है वो भी साफ हो जाए। मैं तो बस सीधा सीधा कहता हूं, जो किताब मानवता के खिलाफ है, जो किताब, अगर भारत संविधान से चलता है, संविधान कहता है इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, आर्टिकल 14 कहता है। अगर कोई किताब इक्वलिटी बिफोर लॉ को मानती नहीं है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ को मानती नहीं, बस उसके ठीक उल्टा वो सिखा रही है, तो क्या वो किताब भारत में चलनी चाहिए क्या? आर्टिकल 16 कहता है सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। अगर कोई किताब ये कहती नहीं सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं मिल सकती,
जो इस किताब को मानेगा उसको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी, जो नहीं मानेगा उसको कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। तो क्या उस किताब को भारत में पढ़ा सकते हैं क्या? संविधान का आर्टिकल 17 कहता है अनटचेबिलिटी खत्म करना है। कोई किताब अगर वो फिजिकल अनटचेबिलिटी बढ़ा रही है, मेंटल अनटचेबिलिटी बढ़ा रही है, वो छुआछूत को प्रमोट कर रही है, ईर्ष्या को प्रमोट कर रही है, काला जादू को प्रमोट कर रही है, अंधविश्वास को प्रमोट कर रही है, क्या उस किताब को भारत में पढ़ा सकते हैं क्या? भारत का संविधान कहता है साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करो, वैज्ञानिक सोच विकसित करो। अगर कोई किताब वैज्ञानिक सोच पे प्रहार कर रही है, जहां वैज्ञानिक सोच का कोई स्थान ही नहीं है, और जो वैज्ञानिक सोच करते हैं उसके खिलाफ उसमें चीजें लिखी हुई हैं, तो क्या उस किताब को हम भारत में पढ़ा सकते हैं क्या? इसके लिए इस पे हमारे माननीय जजों को डिसाइड करना पड़ेगा, क्योंकि संविधान की व्याख्या दो ही जगह होती है, या तो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में संविधान की व्याख्या होती है, या तो संसद विधानसभा में संविधान की व्याख्या होती है। हम आप तो संविधान की व्याख्या करेंगे तो वो ऑथेंटिक व्याख्या नहीं मानी जाएगी। ऑथेंटिक व्याख्या मानी जाएगी जो सुप्रीम कोर्ट करेगा, हाई कोर्ट करेगा, संसद में होगी, विधानसभा में होगी। और दुर्भाग्य देखिए, ऐसे विषय पे अराजकता फैल रही है, जिहाद फैल रहा है, मजहबी उन्माद फैल रहा है, आतंकवाद फैल रहा है, कट्टरवाद फैल रहा है, धर्मांतरण फैल रहा है, ठीक है, लव जिहाद फैल रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन न संसद में इसके ऊपर चर्चा हो रही है कि आर्टिकल 25 फ्रीडम ऑफ रिलीजन देता है, फ्रीडम ऑफ कन्वर्जन देता है, आर्टिकल 30 कौन सा राइट देता है, क्या भारत का संविधान ऐसी किताबों को इजाजत देता है जो ऐसे नफरत फैलाती हैं, इसके ऊपर न संसद में चर्चा, न सुप्रीम कोर्ट में चर्चा। और एक जो दिमाग में एक मतलब फ्रॉड बैठा हुआ है, झूठ बैठा हुआ है कि सारे रिलीजन एक समान होते हैं। नहीं होते सारे रिलीजन एक समान, मतलब लेकिन जबरदस्ती, अरे सारे रिलीजन एक समान होते हैं तो फिर अफगानिस्तान में हिंदू जैन बौद्ध सिख खत्म क्यों हो गए? उनको तो बचना चाहिए था। अगर सारे स्कूलों में एक ही बात सिखाई जाती है, जो बात गुरुकुल में सिखाई जाती है वही मदरसे में सिखाई जाती है, वही मिशनरी स्कूल में सिखाई जाती है, तो पाकिस्तान में हिंदू जैन बौद्ध सिख क्यों खत्म हो गए? अगर सारी किताबों में एक ही बात लिखी है, सारी किताबों में भाईचारा लिखा है, सारी किताबों में फ्रेटर्निटी लिखी है, तो बांग्लादेश में हिंदुओं को मार मार के क्यों भगा रहे हैं? उनकी जमीन पे कब क्यों कब्जा कर रहे हैं? ये इस लेकिन वही कहते हैं नहीं, कुछ बातें ऐसी हैं जिन पे सार्वजनिक चर्चा होनी चाहिए, वो हो ही नहीं रही। और जब झूठा नारा गढ़ते रहेंगे, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, हस्ती मिट रही, बस्ती मिट रही है। पाकिस्तान से हस्ती मिट गई, बस्ती मिट गई, अफगानिस्तान से हस्ती मिट गई, बस्ती मिट गई, बांग्लादेश से हस्ती मिट गई, बस्ती मिट गई, मालदीव मल्लदीप था, राजा राज चोल का वहां राज किया करते थे, उस मालदीव से हस्ती और बस्ती दोनों मिट गई। भारत के 9 राज्यों में हस्ती बस्ती मिट चुकी है, 800 जिलों में से 200 जिलों में हस्ती बस्ती मिट गई है, 6000 तहसील में से 1500 तहसीलों में हस्ती बस्ती मिट गई, बॉर्डर पे 300 तहसीलों पे हस्ती बस्ती मिट चुकी है। फिर भी बस गाए जा रहे हैं, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सारे रिलीजन एक समान है, सारे स्कूल एक समान है, सारी किताबें एक समान, झूठ। और मजहब नहीं सिखाता आपस में, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। अरे भैया नहीं बैर रखना सिखाता तो रोज बम धमाके क्यों हो रहे हैं? फिर ये 20-20, 22-22 साल के लड़के कायले आतंकवाद फैला रहे हैं और सब परेशान है। मुझे लगता है इसके ऊपर चर्चा मीडिया में काफी कुछ हो रही है, लेकिन इसके ऊपर संसद विधानसभा में चर्चा नहीं हो रही है, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में चर्चा नहीं हो रही है, जो कि होनी चाहिए। ठीक है, तो चाहे नोएडा से मामला सामने आया, चाहे मुजफ्फरनगर से आया हुई, तो हम 2-3 केस पे डिस्कस कर रहे हैं। अगर आप रिसर्च करेंगे, गूगल पर जाएंगे, तो आपको एक ही पैटर्न पर काम करते हुए न जाने कितने गिरोह मिल जाएंगे और आपको समझ में आएगा कि पूरे देश में चल क्या रहा है। लेकिन ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि हम इस बारे में बात ही नहीं करते। अश्वनी जी, वैसे मैं इस वीडियो को खत्म कर रही थी, लेकिन मुझे किस्सा याद आ गया। जब मैं बहुत छोटी थी तो मेरे स्कूल की एक फ्रेंड, मुझे अक्सर, वो क्रिश्चियन कम्युनिटी से थी, मैं रही होंगी 3rd-4th क्लास में, और मुझे अब जाकर रियलाइज होता है कि क्या हो रहा था उस टाइम पर, कि तुम बाइबल पढ़ा करो, तुम ऐसे क्या करो। लेकिन मुझे अब समझ में आता है कि तब हम बच्चे होते हैं, तो ना पेरेंट्स ने ध्यान दिया कि ठीक है बच्चे हैं। और देखिए अब आज जाकर मुझे रियलाइज होता है कि इसे छोटेपन से ही छोटे छोटे बच्चों को इस तरीके से अपनी तरफ अट्रैक्ट किया जाता है। खैर, घर में अगर संस्कार हो और बच्चे को अपने धर्म के प्रति आप थोड़ा सा बांध कर रखेंगे ना, थोड़ा सा भी, ये बॉलीवुड के गानों से ज्यादा उसको सिखाएंगे कि आपके मंत्रोच्चार क्या है, आपके वेद पुराण क्या है, तो शायद उसको समझ में आएगा कि बाहर उसको जवाब कैसे देना है। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया सर, ये जानकारी देने के लिए, मेरे साथ जुड़ने के लिए। और बाकी आप इस चर्चा को किस तरह से देखते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और आपके आसपास नजर बनाए रखिए, झुग्गी झोपड़ियां तो नहीं बस रही हैं, कोई आकर वहां पर घुसपैठ करने की फिराक में तो नहीं, और आपके बच्चे किस जगह पर रह रहे हैं, किन बच्चों से वो बात कर रहे हैं, उनके आसपास की सराउंडिंग्स क्या हैं, अपडेट रहा कीजिए। एक जागरूक नागरिक होने के नाते आपका भी पूरा ये फर्ज है। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। नमस्कार।